कई बार राजनीति में राजनीतिक दल और उनके कर्ता धर्ता जानते हैं कि वो जिस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस मांग में कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी राजनीतिक मजबूरी होती है कि मांग तो जिंदा रखनी होती है। मुझे लग रहा है एसआईआर पर भी वैसी ही परिस्थिति है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद भाई का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, राहुल जी ने क्या बोला, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में क्या बोला, अखिलेश जी ने क्या बोला, इसकी तो बड़ी चर्चा हुई। लेकिन लोकसभा से थोड़ी ही दूरी पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आज एसआईआर पर सुनवाई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक गंभीर बात कही। उसने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमको लिखित में बताइए कि 12 राज्यों में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं, राज्य सरकार, जो आप एसआईआर की आपकी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आदेश जारी करेंगे। इसका मतलब क्या है अरविंद जी? क्योंकि राजनीतिक दलों के पाले तो सबको पता है भाजपा को क्या बोलना है एसआईआर पर, अखिलेश जी को क्या बोलना है, राहुल जी को क्या बोलना है, वो वही बोल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा इलेक्शन कमिश्नर से, कमीशन से, कि जो राज्य आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, हम उनको लेकर आदेश जारी करेंगे, इसका क्या मतलब है अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, जब ये एसआईआर शुरू हुआ बिहार चुनाव के थोड़े समय पहले, तो जबरदस्त हंगामा विपक्ष के पार्टियों के द्वारा मचाया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई विपक्ष के द्वारा, उसमें ये सिद्ध नहीं कर पाए कि एसआईआर कहीं से भी गलत है। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप जो तर्क दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसके पक्ष में प्रमाण लाइए, ऐसे लोगों को लाइए जो वास्तव में मतदाता हैं, मतदाता होने के अधिकारी हैं, और उनका नाम काट दिया गया है। विपक्ष एक भी नाम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ला नहीं पाया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके दलील को खारिज किया। बिहार में एसआईआर हो गया। अब बताइए, विपक्ष मुझे लगता है कि जो तर्क दे रहा है वो खुद ही दूसरे तर्क से खारिज करता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली है, तो भाई धांधली कैसे दूर होगी? दूर करने के लिए कोई उपक्रम चलाया जा रहा है। 1 मिनट मान लिया जाए धांधली है, तो पुनरीक्षण जो किया जा रहा है, आप कर रहे हैं, जांच भी ना हो। एक तरफ गड़बड़ी है और दूसरे तरफ जांच न हो, इस तथ्य को, इस तर्क को कौन स्वीकार करेगा? और दूसरा दूसरा आप कहते हैं, एक तरफ तर्क देखते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, अभी जब हो रहा है, तो अखिलेश यादव ने भी कहा और कई लोगों ने कहा इतनी जल्दी क्या है। और बिहार के समय में आप कह रहे थे कि इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप, चुनाव शुरू होने के जस्ट पहले क्यों कर रहे हैं? तो इनको तय कर लेना चाहिए कि इनका एक ओरिजिनल तर्क क्या है। क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और यदि है तो क्या उसको दुरुस्त नहीं किया जाना चाहिए? चुनाव के तुरंत पहले करना चाहिए या समय से पहले हो जाना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और यदि कोई गड़बड़ी है तो हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलता है। भारतीय जनता पार्टी से असहमति हो सकती है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, निर्वाचन आयोग से आपकी असहमति हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट भी आपके बात को नहीं मानता है, उसके बाद भी आप बोलते हैं, तो संदेश जाता है कि केवल ठीक है। रवि प्रताप जी के पास आऊंगा, तुष्टिकरण के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है रवि जी। मैं तो कहता हूं सारा संकट खत्म हो जाए, रोज रोज की चिक खत्म हो जाएगी अगर देश में एक साथ चुनाव की जो स्थिति पंडित नेहरू के समय थी और बाद में इंदिरा जी के समय तक आई, वो तो 68 में इंदिरा जी ने उस प्रक्रिया को तोड़ दिया, अन्यथा एक ही साथ चुनाव होता था हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं कि चाहे जब चुनाव चाहे जहाँ अलग अलग हो रहे, वो प्रक्रिया जिस दिन वापस लौट आएगी इस देश में, उस दिन एसआईआर का काम भी बड़ा सुचारू हो जाएगा। हर चुनाव से पहले एसआईआर हो जाए, चौथे साल एसआईआर हो जाए, 5वें साल चुनाव हो जाए, खत्म हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं किसी को पड़ेगी, ना हमको बहस करने की जरूरत पड़ेगी। रवि जी, राहुल जी ने आज 2 बातें महत्वपूर्ण कही जो मुझे लगी, जिन पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा। एक, उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई क्यों नहीं?
मेरा सवाल ये, अदालत कार्यकारी नियुक्तियों में क्यों रहे? अदालत कार्यकारी नियुक्तियों में क्यों रहे? इंदिरा जी ने नहीं रखा, जवाहरलाल जी ने नहीं रखा, तभी तो गिल साहब को बनाया, फिर कांग्रेस का मंत्री बना दिया, फिर चुनाव आयोग भेज दिया। कार्यकारी नियुक्तियों में अदालत क्यों बैठे? एक, इसीलिए संविधान ने काम अलग अलग बांटे, तीनों अंगों के कार्य विभाजन इसीलिए हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक, और दूसरी जो बात मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, आप मतलब जो राहुल जी ने कही, उन्होंने कहा कि एसआईआर का मतलब वोट चोरी, उसके आगे उन्होंने कहा वोट चोरी का मतलब एंटी नेशनल एक्ट। एसआईआर बिहार में देश की सबसे बड़ी अदालत की सैंक्शन पा चुकी है। बिहार में जो एसआईआर हुई उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोहर लगाई, जो भाजपा से भी बड़ी है, राहुल गांधी से भी बड़ी है अदालत, सबसे बड़ी है ना? क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं एंटी नेशनल काम को मंजूरी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने? रवि प्रताप जी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि बिहार में जब एसआईआर का प्रक्रिया शुरू हुआ संविधान के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंगली, तो उस समय व्यापक एसआईआर करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं, एक लिमिटेड डोमेन में। इसके लिए लोग जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता के लिए केस किए कि क्या यह संवैधानिक है कि नहीं है, तो ये बताइए कि जुलाई से लेकर के अमिताभ जी दिसंबर आ गया, इस केस का निर्णय आज तक नहीं हुआ कि जो एसआईआर हो रहा है ये संवैधानिक रूप में मान्य है या नहीं है। उनके जो चुनाव आयोग के जो वकील हैं राकेश पांडे जी, कभी कहते हैं कि हम दिल्ली में नहीं है, कभी कहते हैं कि हम ये प्रक्रिया टल रही है। आप बताएं कि क्या चुनाव आयोग जो रवि प्रताप जी एक मिनट बता ही देते, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता दें, बाकी अगर आप भाजपा से पूछते हैं तो भाजपा। अब रुको, एक मिनट रुको, आपने हमसे पूछा तो हम तो तुरंत दान महाकल्याण वाले आदमी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि हमको बताइए 12 में से कौन कौन से राज्य हैं जो मदद नहीं कर रहे हैं एसआईआर में, हम उनके विरुद्ध आप आदेश पारित करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बिहार, ये पूरा जान लो ताकि कहीं दूसरे चैनल पर भी जाओगे तो वही बात ठीक से बोल पाओगे। महाराज, बिहार का मसला सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, कहा गया आयोग को अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वर्टेड कॉमा में इस्तेमाल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर करने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को है, कोई व्यवस्था चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई आप कहां हो रवि प्रताप जी? उन्होंने कह दिया कि है अधिकार, खत्म जी हाँ, डिस्पोज हो गए अमिताभ जी। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए जब चुनाव आयोग में लाल बाबू हुसैन के केस में ये 3 जजों की पीठ ने व्यवस्था दी थी कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी भी कारण से निर्वाचन सूची में आ गया है तो जो व्यक्ति काटने के लिए अप्लाई करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बताए कि वो नागरिक नहीं है, या जो काटता है वो बताए। तो 2 जजों की सुनने वाली पीठ क्या 3 जजों की व्यवस्था को खारिज कर सकती है? अब मैं आपसे जो कहता हूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, निश्चित रूप से इस देश में कोई भी अपात्र मतदाता नहीं होना चाहिए और कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया इससे पहले कभी नहीं हुई, जो हुई है आईआर की प्रक्रिया हुई है 2003 में। अब ये बताएं कि यूपी में आप इतनी जल्दबाजी, जहां पे 26 करोड़ की जनसंख्या है, आप एक हफ्ता पढ़ाए हैं, जहां के उनके पिता का नाम नहीं देते हैं, आयु नहीं देते हैं, फोटो मैच नहीं होती है, तो आप ठीक है रवि जी, ठीक है, आपके ठीक, अभी रुकना होगा भैया, इस विश्वसनीयता को साबित करना, अशोक यादव जी के करना जी ठीक है, तरीके से करने, ठीक है रवि जी, ठीक है, वो चुनाव आयोग को है, तो ठीक है, अभी रुकना, अब रुकना होगा। अब अशोक जी के पास चलेंगे, फिर रत्नाकर जी के पास, फिर दोबारा में आएंगे। कांग्रेस न सुनना चाहती न समझना चाहती लगता चीजों को। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान, मेरी स्मृति कभी गूगल देखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब विपक्ष जो याचिकाएं गई थी एसआईआर के विरुद्ध, उनके वकीलों ने कहा कि हुजूर तुरंत रोक दो एसआईआर, तुरंत रोक दो।
बहुत बड़ा कोहराम हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, हिमालय ढह जाएगा। कोर्ट ने कहा भैया परेशान ना हो, हम देख रहे हैं, गलत होगी प्रक्रिया ना, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, अभी नहीं, जब दोबारा में आएंगे तब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देख रहे हैं प्रक्रिया पूरी होगी, अगर गलती पाई जाएगी, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अगर ये पाएंगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, शक्तियों को लांघा गया है, तो हम पूरी प्रक्रिया अवैध घोषित कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कहां रहते हो आप? पढ़ते पढ़ाते भी नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? आप मुझे बताइए कि क्या वो आप पढ़ते ही नहीं ना, यही समस्या है। यही राहुल गांधी को आप लोग बता देते हो, वो बोल देते, भले आदमी है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। खैर रुकिए, अशोक यादव जी, अखिलेश जी ने कहा कि ये एसआईआर नहीं हो रहा है, ये एनआरसी का कार्यक्रम हो रहा है, और उन्होंने एसआईआर से डिटेंशन सेंटर को जोड़ दिया, जबकि डिटेंशन सेंटर अलग का मामला है, वो अध्याय दूसरा है, उसका वोटर लिस्ट से कोई लेने ही देना नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं उस बात का। दोनों को जोड़ क्यों दिया? थोड़ा रंग चटक आ जाए इसलिए। अखिलेश जी ने कहा कि देख लो वहां डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, जिसका नाम वोटर में नहीं होगा वो डिटेंशन सेंटर। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, ना कोई कह सकता। अशोक जी आप मतलब बोले कुछ आनंद आ जाए, कोई मौज आ जाए, इसलिए जैसे चाट में बोले थोड़ा मिर्ची और डालो, काली मिर्ची, थोड़ा मजा आए, ऐसा कुछ मामला है? चटपटी बनाना है चाट को? क्योंकि ऐसा तो कोई भी किसी ने नहीं कहा डिटेंशन सेंटर का एसआईआर से कोई लेना देना है। वो पूरब की कहानी, ये पश्चिम की कहानी, आप दोनों को मिला दिए अखिलेश जी। अशोक जी देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया और डिटेंशन सेंटर की प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, एसआईआर तो मान लीजिए बिहार के चुनाव से पहले शुरू हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी एसआईआर के दौरान डिटेंशन सेंटर की बात किया गया। और बिहार में कोई रोक है क्या? नहीं, क्या सरकार पर ये रोक है या सपा से पूछ के फैसला हो, ऐसी बात है? ऐसा तो कोई कानून है नहीं। सरकार की मर्जी, कभी भी अवैध घुसपैठियों की जांच पड़ताल करे, कैसे इसमें कैसे रोक लोगे भैया? आप ये चाहते हो कि सरकार आपके हिसाब से चले, ये तो संभव नहीं। अपने हिसाब से आप तभी चला सकते हैं सरकार जब जनता जनादेश दे। अशोक भाई, जनता ने जनादेश उनको दिया, उनकी वो आज चेक करना चाहे तो आज कागज चेक कराना होगा, अगले दिन करना चाहे तो अगले दिन कराना होगा, इसमें क्या समस्या है? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, घुसपैठियों के लेकर के सरकार बड़ी चिंतित है। और यूपीए सरकार ने, ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, संसद में प्रस्तुत किया गया था कि यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 88,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। अब ये जो माननीय मोदी जी की सरकार में कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया? उनका 10% से भी कम, 10% से भी कम घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। ये सरकार 24 घंटा सातों दिन जब चुनाव आता सपने में घुसपैठिया घुसपैठिया, लग रहा है कोई मतलब महामृत्युंजय जाप है घुसपैठिया। सरकार के लोग जैसे चुनाव आता है महामृत्युंजय जाप करना, घुसपैठिया 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 घुसपैठिया। ऐसे थोड़ी ना होता भाई। घुसपैठिया आपको अगर भगाना है तो जैसे मनमोहन सिंह की सरकार ने भगाया तो वैसे भगाइए, महामृत्युंजय जाप नहीं घुसपैठिया। लेकिन सरकार मानती है कि महामृत्युंजय जाप है कि हमें सारी बाधाओं से मुक्ति दिला देगा। अच्छा, दूसरी बात, लगातार सुप्रीम कोर्ट की बातें मतलब हो रही है। अरविंद जी ने भी कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के भी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ एक मामला था, आपको याद होगा, 2 मार्च 2023 को इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि देश में अभी तक इलेक्शन कमीशन के या चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ट्रांसपेरेंसी के लिए, लोकतंत्र को मजबूती के लिए, जिसमें सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पैनल बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इस आदेश को 29 दिसंबर 2023 को ही पलट दिया गया, राज्यसभा लोकसभा से होते हुए राष्ट्रपति के सिग्नेचर से। तो आप ये बताइए, जिस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा समझ के दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को उलट दिया जा रहा है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया। तो आपको अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी मर्यादा है तो बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई,
सुप्रीम कोर्ट ठीक ने इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन को लेकर के कितनी बातें कही, आपने कोई बात नहीं सुनी। जो आपके मीठे मीठे गप कड़वा कड़वा थू वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश आपके खिलाफ है उसको हम नहीं मानेंगे ना, राष्ट्रपति ठीक जाके पलटवा देंगे। आपके ठीक पक्ष में कुछ अगर आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, भाई देश जी की न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। तो ऐसे टाइम टाइम पे भरोसा हो जाता, टाइम टाइम भरोसा उठ ठीक जाता सुप्रीम ठीक है कोर्ट पे। अशोक जी। ये पता जी नहीं क्यों भाजपा जी जी ऐसा सबको हुआ अशोक जी। अब रत्नाकर जी थोड़ा रुक के आएंगे। तथ्य साफ होने चाहिए मेरी बहस में। कम से कम कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक भ्रम में कोई ना रहे। अशोक जी, नेहरू जी से लेके आज तक यही हुआ है क्या? आप जिनकी रिश्तेदारी में हो इस वक्त, उनने तो जजों के पुतले फुकवा दिए थे दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, चीफ जस्टिस समेत। है सारे मौलाना सड़क पर आ गए थे, उनका फातिया पढ़ दिया था जजों का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में लाके ध्वस्तीभूत कर दिया था। राजीव गांधी, आरिफ मोहम्मद खान, याद है ना? अब आप किताब लिए घूम रहे हो, छोटी वाली, बोले संविधान, ओके यस। तब सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरजेंसी लगाने पर भी लानत मलानत भेजी थी। तो आपने 5 जजों को सुपरसीड करके अपना आदमी बना दिया चीफ जस्टिस, याद है ना अशोक जी? जिन लोगों ने अपने यहां के कारिंदों को चुनाव आयुक्त बना दिया, फिर बाद में मंत्री बना दिया, फिर संतरी बना दिया, फिर पार्षद की टिकट दे दी, फिर प्रधानी लड़ा दी, वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होनी चाहिए। गजब बात है भाई। और अशोक जी, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में क्या कहा है वकील जाने, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक, जो बदला नहीं जा सकता कोर्ट के द्वारा भी। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिवर्तित नहीं हो सकता कोर्ट के द्वारा। उसमें ये कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के चयन में जुडिशरी शामिल हो, कहीं नहीं है। क्यों शामिल हो? क्यों शामिल हो भाई? सेपरेशन ऑफ पावर यही कहती है। डिस्ट्रिक्ट जज फिर ये चाहेगा कि जिले में जिलाधिकारी हम तय करेंगे, हम बैठेंगे कमेटी में। अजब तमाशा है। फिर जिसको वोट मिला वो क्या करेगा? वो सत्यनारायण कथा करेगा। अगर वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज ही ये तय कर देगा कि पीडब्ल्यूडी अशोक यादव देखेंगे और रत्नाकर सिंह ग्रामीण सिंचाई देखेंगे, गजब बात है यार। और ये इतना अच्छा तर्क था तो पंडित जी ने क्यों नहीं माना, इंदिरा जी ने क्यों नहीं माना, राजीव जी ने क्यों नहीं माना? इसलिए ये मामला यहां से घूमेगा नहीं जहां से आप घुमाना चाह रहे हो। रत्नाकर जी, फिर बात वहीं आ गई। विपक्ष कह रहा है कि आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हो, उसमें किसको रखोगे? इससे अखिलेश जी ने सवाल उठाया और राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसा चुनाव आयोग चाहते हैं। अशोक जी, आपका भी ध्यान चाहूंगा, आप चिंतनशील व्यक्ति हैं तो आपका भी ध्यान इस ओर जाना चाहिए, और रवि भाई का भी। सवाल रत्नाकर जी से है, राहुल गांधी जी ऐसा चुनाव आयोग चाहते हैं, ऐसे कानून चाहते हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में जिसमें ये हो कि चुनाव आयोग के सदस्यों को, मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को रूलिंग, मतलब सरकार कभी भी डंडिया सके। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच क्यों दिया गया आयोग को कि सरकार उनके विरुद्ध जब चाहे तब कार्रवाई नहीं कर पाए। वो चाह रहे हैं ऐसा हो जिसमें कोई भी अंडर सेक्रेटरी मुख्य चुनाव आयुक्त को उठक बैठक करा दे, ऐसे चाह रहे हैं ना। आज उन्होंने लोकसभा में कहा कि हम आएंगे तो हम ये कानून पलट देंगे, हम वो कानून बनाएंगे कि चुनाव आयुक्तों को जब चाहो तब मुर्गा बना पाओ। तो फिर वो चुनाव क्या कराएंगे जब सरकार के हाथ में ही उनकी लगाम होगी मुर्गा बनाने की, उठक बैठक कराने की? रत्नाकर जी, तो चुनाव कैसे कराएंगे? देखिए अमिताभ जी, जी, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र स्तंभ है जो
ये चाहती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, ना किसी दबाव में हो, ना किसी के पक्ष में हो, ना विपक्ष में हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। और चुनाव आयोग उसी ढर्रे पे काम करती है और संवैधानिक प्रक्रिया को जो है वो पालन करती है। संवैधानिक प्रक्रिया जो रहती है उसी को करती है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग जो है यह एसआईआर की भी प्रक्रिया कर रही है और यह पहली बार कोई प्रक्रिया तो हुई नहीं है। इसके पहले भी 8 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है, 1951 से लेकर के और 2003 तक। तो निश्चित रूप से यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन जो है चुनाव आयोग कर रहा है। अब इनको तकलीफ इस बात की है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब ग्राम प्रधानी के चुनाव तक आप देखेंगे अमिताभ जी, हारने वाला जो है दोषारोपण करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, यहाँ फर्जी वोट वहां फर्जी वोट। तो ये उसी तरह से ये इन लोगों ने वोट चोरी का मुद्दा जो है यह देश के सामने रखा है, क्योंकि इनका मानना है कि वोट चोरी हो रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने बहुत बार स्पष्टता दिखाई है और कही है कि भाई देखिए, आपके जितने क्वेरीज है हमें दीजिए, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, कहीं पे कोई चोरी नहीं हुई है, सारी प्रक्रिया जो है संवैधानिक तरीके से की जा रही है। अब मेरा एक कहना यह है, पूरे देश में आप अमिताभ जी देख लीजिएगा, कोई एक भी नागरिक आपको नहीं मिलेगा जो सड़क पर उतर के कहे कि हम एसआईआर प्रक्रिया नहीं चाहते, हम इसका विरोध कर रहे हैं। कोई भी, क्योंकि जो वोटर होते हैं, जो पात्र वोटर होते हैं, जो वैध वोटर होते हैं, वो जानते हैं कि यह प्रक्रिया जो है वह लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और फर्जी वोटर जो अवैध वोटर्स हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। कोई नहीं दिखेगा, लेकिन सारे विपक्ष के नेता इसमें दिख रहे हैं कि भाई ये प्रक्रिया जो है वह गलत है, वोट चोरी हो रही है। क्यों भाई? नेता लोग ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा फर्जी वोट जो है वो इनको पड़ता है और उस फर्जी वोट से ये जीतते हैं। अब ये तभी से हल्ला मचा रहे थे, कह रहे थे कि चर्चा करो एसआईआर पे, चर्चा करो एसआईआर पे, चर्चा करो। अरे वो सारे बिंदु जो आप यहाँ पे उठा रहे हैं या संसद में उठाएंगे, वो सारे बिंदुओं पे आपने बिहार चुनाव में जनता की पंचायत में चर्चा कर चुके हैं और जनता का बिहार में फैसला भी आ चुका है। अब देश की इस पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में भी वही फैसला आने वाला है जो बिहार की जनता ने दिया है। तो आप किस चीज पे चर्चा करें भाई? सारी चर्चाएं तो हो चुकी है चुनाव में ही, और संवैधानिक प्रक्रिया है, इसका विरोध कोई नहीं कर सकता। इसके पहले भी 8 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी आप ही ने बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन कौन से राज्य हैं बताइए, हम अभी आदेश देते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक अनुच्छेद 324 के तहत यह संवैधानिक प्रक्रिया है। और देखिए, वोट चोरी कौन करता है? वोट चोरी यहाँ रवि प्रताप सिंह की पार्टी के लोग ही करते हैं। सोनिया गांधी का ही अगर आप उठा करके एग्जाम्पल देखेंगे अमिताभ जी, तो आप देखिए सोनिया गांधी जी के ऊपर अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नोटिस भेजा गया है और सोनिया गांधी जी को उसका जवाब देना है। और जवाब ये देना है कि आपका वोटर आईडी दिल्ली का बना 1980 में, 1980 में आप वोटर आईडी बनवाती हैं और आपकी नागरिकता जो है 1983 में बनता है। भारत देश की आप नागरिक बनते हैं 1983 में। तो वोट चोरी तो ये करते हैं, वोट चोरी पवन खेड़ा करते हैं, जो इनके रवि भाई के पार्टी के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। 3-3 वोटर आईडी अपनी पत्नी के साथ 3-3 वोटर आईडी बनवाते हैं। तो अगर ये सारी चोरियां, कांग्रेस में बहुत सारी चोरियां हुई हैं, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव लड़ी थी, जो उसमें उनकी सांसद की सदस्यता जो खत्म कर दी गई, वोट चोरी ही की थी। सरदार पटेल को हराने का काम भी नेहरू जी ने वोट चोरी के माध्यम से ही किया था। तो ये सारी वोट चोरियों का इतिहास तो इनका रहा है। अगर मान लीजिए घड़ी के लिए कि ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर पात्रता नहीं बनाया जा रहा है, तो उसी को करेक्शन के लिए अभी हमारे भाई ने कहा, अभी अरविंद जी ने भी कहा, उसी के लिए तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। अगर वो प्रक्रिया हो रही है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण का ये काम है और शुद्धिकरण होगा। रही बात डिटेंशन सेंटर की, तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये एसआईआर की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, आपने भी कहा, और घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको डिपोर्ट करना या डिटेंशन सेंटर में भेजना, ये एक अलग प्रक्रिया है जो आजकल बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि हमने वादा किया है पब्लिक से कि हम एक भी घुसपैठियों को इस देश में रहने नहीं देंगे। और बनारस में अभी देख लीजिए, बनारस में
मास लेवल पे घुसपैठियों की आइडेंटिफिकेशन, बनारस ही नहीं, यहाँ मुंबई की भी बात कर लूं मैं आपका अमिताभ जी, हमारे बोरियोली एरिया में मास लेवल पे चिन्हित किया जा रहा है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठिया है। तो अगर हम उनको पकड़ते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं डालेंगे पहले, या डिपोर्ट बाद में फिर नहीं करेंगे? अगर ये प्रक्रिया साथ में पैरेलली होती है तो ये लोगों को क्यों कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी? अगर आपका एसआईआर में प्रक्रिया में अगर आपका नाम कट गया तो आप ठीक है। नागरिकता छीन जी, जाएगी। तो इस ठीक तरह का है। जो है ठीक है रत्नाकर भाई, ये जी अफवाह फैलाना, इस तरह जी। को लोगों को बरगलाना, गुमराह करना, ये जी। विपक्ष का काम है। ठीक है। एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है और घुसपैठ वाली प्रक्रिया एफआईआर की प्रक्रिया है, वो सरकार चला रही है। एफआईआर और एसआईआर अलग अलग हैं, उसमें एफआईआर का मामला है, इसमें एसआईआर का मामला है, दोनों को घालमेल ना करो। अरविंद जी, राहुल जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, वो सबसे बड़ा मंच है देश का, लोकसभा का मंच, और वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम अगर सरकार में आए तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को सरकार दंडित कर सके। जिनकी जिम्मेदारी है चुनाव कराना, उनको सरकार दंडिया सकती है। अगर ये कानून बन जाएगा तब तो वही हाल होगी जो शेषन साहब ने कहा था कि राजीव जी ने हमसे कहा कि शेषन, चुनाव आयोग मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोलो कि ये डेट्स पर इलेक्शन कराना है, अनाउंस कर दे। अगर वो नहीं करेगा तो सरकार दंडित कर देगी, जेल भेज देगी। अरविंद जी, हम तो अभी तक यही समझते थे कि चुनाव आयोग सरकार के दंड विधान से परे हो। सरकार मतलब राजनीतिक लोग जिनको चुनाव लड़ना है, उनके हाथ में तलवार दे दोगे। बोले गेंदबाज और बल्लेबाज रेफरी को कभी भी मुर्गा बना सकते हैं, तो रेफरी कैसे फैसला देगा? अरविंद सिंह, देखिए अमिताभ जी, इस तरह का बयान यदि राहुल गांधी ने दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो ऐसा, हाँ, लोकसभा में यही कहा उन्होंने, लोकसभा में, जी 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 हाँ, कि सरकार उनके कामों की समीक्षा करेगी और उनको दंडित करने के लिए प्रावधान भी बनाएगी। तब बताइए, जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र कैसे रहेगा, और चुनाव आयोग का जो आयुक्त होगा वो स्वतंत्र विवेक से डिसीजन कैसे लेगा? ये तो मंशा साफ है कि आप चुनाव आयोग को भी सरकारों के अधीन लाना चाहते हो, आप चुनाव आयोग को भी डराना चाहते हो और उनके ऊपर तलवार लटकाए रखना चाहते हो कि कोई गड़बड़ी हुई और हमारी सरकार आई तो हम आपको दंडित करेंगे। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होना चाहिए, चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, और दूसरे तरफ आप भारत के सबसे बड़े पंचायत में बयान देते हैं कि हम ऐसा नियम बनाएंगे जिसके तहत चुनाव आयुक्तों के कामों की समीक्षा होगी और उनको दंड देने का प्रावधान भी होगा। मुझे लगता है ये इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और कांग्रेस का जो डीएनए है उसके चरित्र में मैं कहूंगा अमिताभ जी, बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, कहीं भी लोकतंत्र और संविधान का आदर करना नहीं है। और इस देश में यदि वोट चोरी और चुनावी व्यभिचार का कोई प्रमाण है तो 3 उदाहरण से कहूंगा वो व्यभिचार कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर लगता है। पहला आरोप लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर 1946, जब 17 राज्यों में से 13 राज्यों ने पटेल को चुना और 4 ने पट्टा भी सीतारमैया को अध्यक्ष घोषित किया। उस समय नेहरू 0 राज्य के समर्थन मिलने के बाद भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष और बाद में देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को चुनावी व्यभिचार में उनको दोषी ठहराया। और तीसरा, श्रीमती सोनिया गांधी, जो 1980 में भारत की नागरिकता लिए बिना वोटर लिस्ट में उनका नाम डाला गया। नेहरू गांधी परिवार कम से कम चुनावी व्यभिचारी रहा है, ये रिपोर्टेड है, ये न्यूज में है। और राहुल गांधी बार बार उन सभी आरोपों को जो उनके परिवार पर खरा उतरता रहा है वो विपक्ष पे आरोपित करने का प्रयास करते हैं, और उनको लगता है ऐसा करने से वो गंगा नहा लेंगे और विपक्ष दोषी सिद्ध हो जाएगा। यदि उनके पास तथ्य है और प्रमाण है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सिद्ध करना चाहिए। लेकिन यह भी सही है अमिताभ जी कि जितने आरोप राहुल गांधी जी लगाए हैं सारे में या तो उन्होंने कहा है मेरा मंशा नहीं था या माफी मांगे हैं। जी ठीक है अरविंद जी। अरविंद जी ने कुछ उदाहरण दिए, एक बात मैं और कहूंगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव हारे तो 74,000 से ज्यादा वोट अमान्य कर दिए गए थे।
तब वो चुनाव हारे। वो ऐसे चुनाव नहीं हार रहे थे, 74,000 वोटों में घपला करना पड़ा। 18 पेज की पिटीशन खुद अपने हाथ से लिखी डॉक्टर अंबेडकर ने और चुनाव आयोग को भेजी। भारत में चुनाव प्रक्रिया में कदाचार के विरुद्ध वो पहली याचिका थी जो श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर की तरफ से आई थी। अब कांग्रेस का प्रवक्ता और सपा का वक्ता और भाजपा का प्रवक्ता अंबेडकर से बड़ा तो नहीं हो सकता, राहुल गांधी भी नहीं हो सकते। अंबेडकर जी की समझदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। इस देश में हुआ है। रवि भाई, मेरा प्रश्न ये कि खिलाड़ी कह रहा है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि हम जब चाहें तो रेफरी को मुर्गा बना दें ग्राउंड पर, और रेफरी अगर घर चला जाए, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि मैं बताना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि हम अगर सरकार में जब हम आएंगे तो ऐसा कानून है कि आप कहीं भी छुपे हो हम खींच लाएंगे क्या, और आपको दंडित करेंगे। सरकारें चुनाव आयोग को दंडित करेंगी तो चुनाव आयोग तो चकबंदी अधिकारी हो जाएगा, पटवारी, लेखपाल। रवि प्रताप जी। अमिताभ जी, अब तक के डिबेट में अगर किसी को कटघरे में खड़ा किया गया तो केवल कांग्रेस है। तो मैं बड़ी विनम्रता से आपसे चाहूंगा कि मुझे कम से कम 2 मिनट दे अनइंटरप्टेड, कि मैं भी अपनी बात को रख सकूं, क्योंकि मेरा मौलिक कर्तव्य है कि सारे प्रश्नों का जवाब दूं। अब अमिताभ भाई ये बताइए कि जब 150 सांसदों को आप निलंबित करते हैं संसद से और उस समय ये कानून लाते हैं कि या तो निवर्तमान चुनाव आयोग या वर्तमान चुनाव आयोग कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस उसके ऊपर नहीं हो सकता, तब आपकी प्रासंगिकता पे प्रश्न उठता है। इस पे उन्होंने कहा। दूसरी बात ये बताई कि एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है, महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया आपने निकाय चुनाव को देख करके बंद कर दिया कि अभी नहीं करूंगा। वहां 80 लाख वोट आपने जोड़े थे 4 महीने के अंदर, तो वहां आपने नहीं किया कि जब वोट कटेंगे तो एक व्यवस्था क्रिएट होगी। आपने एनआरसी किया है जब आसाम में मेरे भाई, और 19 लाख आइडेंटिफाइड घुसपैठिए हो गए, जिसमें बांग्लादेशी करीब 7 लाख और 12 लाख जो है नेपाली और भूटानी है। 2019 से वो हमारे खाना खा रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं, उनको डिपोर्ट नहीं किए। और वहां आपने जो एसआईआर लागू किया, उसके 22 पेज के जो आदेश है उसमें आपने कहा कि बीएलओ घर जाएगा, पूछेगा कि अच्छा आप यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है, और वो 12 दस्तावेज इन 12 राज्यों में मांगे जाएंगे, वहां एक भी दस्तावेज आसामियों से नहीं मांगे जा रहे। अब मैं तो आपके बात तीसरी करना चाहता हूं कि इस एसआईआर से किसी को अव्यवस्था नहीं है, लेकिन एसआईआर में जो इतनी आपने हेक्टिक टाइम फ्रेम दिया जिससे कि लोगों की जीवन और मौत पे आ रही है और प्रश्न उठ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तब हम ये बात करें। अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वाराणसी में जो लोकल निकाय का वोटर लिस्ट है उसमें 3,26,000 डुप्लीकेट वोटर है, नाम सेम है, पिता का नाम सेम है, जन्मतिथि सेम है, और 2,74,00,000 का उसने उल्लेख किया जो आज तक नहीं हो पाया। निश्चित रूप से ये घुसपैठ जो है, अगर नागरिकता जांचने का अधिकार तो है ही नहीं चुनाव आयोग के पास, ये तो है गृह मंत्रालय के पास, लेकिन अगर किसी भी बहाने से वो लोग छट जाते हैं, देश के संसाधनों से उनका अधिकार हटता है, तो हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन आपकी कथनी और करनी में जब तारतम्य नहीं होता है, तब हमें इस पे प्रश्न उठता है कि आप महाराष्ट्र में तो मार्च 2022 से पोस्टपोन है निकाय का चुनाव, तो कहते हैं एसआईआर नहीं करेंगे। यूपी में निकाय का चुनाव होने जा रहा है, कहेंगे पीछे कर देंगे, लेकिन कर देंगे। तो इन सब चीजों पे प्रश्न तो उठता है। बिहार में आपने कहा कि घुसपैठिए हैं, एक एक को चुनेंगे, एक भी घुसपैठिए 59 लाख में आपने नहीं बताया कि आए। आपने 24 लाख जो जोड़े, 3,26,000 लास्ट में आपने नाम जोड़ा, 14 लाख लोग कह रहे हैं अभी भी उसमें डुप्लीकेट वोटर है। वोट चोरी पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। 24 पे, न्यूज 24 पे जो वो बैठे थे, सब के सिंह बैठे थे, उन्होंने ये कहा उसमें दूसरे चैनलों का नाम लेके यहाँ बहस नहीं करो महाराज, वो प्रोटोकॉल नहीं है ना कि कुछ चैनल पर कौन बैठे थे, वो प्रोटोकॉल नहीं है। वो प्रोटोकॉल नहीं है बहस का। निर्दल चुनाव लड़ा, उसका वोट नहीं मिला तो वोट चोरी नहीं कहेंगे, वहां से 0 वोट है उसका। चलिए ठीक, क्यों नहीं कहेंगे इसको वोट चोरी? ठीक है। अब रवि प्रताप जी को रुकना होगा 3 मिनट, ठीक है। अब रवि प्रताप जी की आवाज रुक जाएगी 3 मिनट, उनको इसलिए दिए गए, उन्होंने कहा था 2 मिनट दिए जाएं, हमने कहा नहीं, वो प्रमुख विपक्षी दल है, उनको 3 मिनट मिलने चाहिए अपनी बात कहने के लिए। जो उनके पास तर्क थे उन्होंने अच्छे से रख दिए।
अशोक जी के पास जाऊं उससे पहले एक तथ्य दुरुस्त कर दूं जिसको उन्होंने घुमा दिया थोड़ा सा। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हमको इस बात से खुन्नस है या इस बात से नाराजगी है कि उस वक्त हम हाउस में क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं, कांग्रेसी हाउस से क्यों निकाल दिए गए जब ये कानून पारित हुआ। ना ना ना, उन्होंने कहा कि मोदी, मैं उद्धृत कर रहा हूं उनके शब्द आज के हाउस के, मोदी और मिस्टर शाह इन्होंने चुनाव आयोग को इम्यूनिटी दी, कहा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं चुनाव आयोग को, हम सत्ता में आएंगे तो पकड़ कर लाएंगे, कहीं भी चले जाओगे, रिटायर हो जाओगे तब भी लाएंगे और दंडित करेंगे, हम कानून बदल देंगे। ये कहा उन्होंने। भाई साहब, खिलाड़ी कह रहा है रेफरी को कि हम मार कंटाप तुम्हारा काम सुझा देंगे, खेल खत्म हो जाएगा तब भी, रिटायर हो जाओगे तब भी, गांव चले जाओगे तो गांव से पकड़वा के लाएंगे। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अजब भेड़िया धसान है भाई, इसको लोकतंत्र बताया जा रहा है कि दरोगा के पास ये पावर क्यों नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कुंडी खटखटाए और 2 कान के नीचे दे और कहे चलो बुलाया है एसपी साहब ने। और एसपी साहब किसकी सुनेंगे? एसपी साहब सरकार की सुनेंगे, स्वाभाविक है। ये कहना चाह रहे राहुल गांधी। अशोक जी, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगर यही चाह रहे हो, इसी बात से नाराजगी है कि चुनाव आयोग को सरकार के डंडे से परे क्यों कर दिया, इस बात पर इतनी नाराजगी, बोले कहीं चले जाओ ज्ञानेश, हम ढूंढ लेंगे तुमको, छोड़ेंगे नहीं। क्या चाहते हो? खिलाड़ी रेफरी को उठक बैठक कराए, एम्पायर को, ऐसा खेल चाहते हो अशोक जी? अमिताभ जी, चुनाव आयोग को सरकार के डंडे से परे जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने तो किया था, इसके पहले मैंने बोल चुका हूं 2 मार्च 2023 को। दूसरी बात, जो चुनाव आयोग को लेकर के जब हमारे संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए कैसा चुनाव आयोग हो, उस चुनाव आयोग को कल्पना किया गया था कि जो निष्पक्ष हो, किसी की तरफ ना हो, उसको इम्यूनिटी यही जान के दी गई थी, तो इम्यूनाइज्ड होगा तो सरकारों का अंकुश उसके ऊपर नहीं लगेगा। उन संविधान निर्माताओं को कभी सोच थी क्या कि ज्ञानेश कुमार जैसे भी चुनाव आयुक्त होंगे इस देश में? कभी कोई नहीं सोचा होगा। अभी आज हमारे राष्ट्रपति जी ने 3-4 एग्जाम्पल दिए लोकसभा में, रामपुर उपचुनाव, मिल्कीपुर उपचुनाव और फर्रुखाबाद का लोकसभा चुनाव, 3-3 एग्जाम्पल उन्होंने दिया और बताया कि कैसे वीडियो टैग किया गया, रिटर्न लेटर लिखा गया, एफिडेविट दिया गया, एफिडेविट की रिसीविंग दिखाई गई, लेकिन चुनाव आयोग एक सिंगल अधिकारी के ऊपर एक्शन नहीं ले। सिंगल इस तरह का चुनाव आयोग अगर होगा, जो चुनाव आयोग तो आप सुप्रीम कोर्ट तो डीएम के नीचे कर देंगे अशोक भाई, तो उसको डीएम के नीचे कर देंगे और डीएम नेताजी के नीचे। यही चाह रहे हो? यही चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, चाह तो यही है, मन में लग रहा। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग कैसा है इस देश का, ऐसा हो नहीं सकता। इसके अलावा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि सरकार में जो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन की योजना बनाई थी, इसी भाजपा ने रुकवा दिया और कहा कि ये तो चुनाव को जो प्रभावित करने की कोशिश है, वही चुनाव आयोग बिहार में अंधा बन जाता है, 10 रुपये बंटवाता है। अशोक भाई ठीक है, ऐसे चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग हत्यारा है लोकतंत्र का, तो जो हत्यारोपी के ऊपर कुछ न कुछ तो मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जो हत्यारे के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अभी रुकना होगा अरविंद जी, अभी नहीं, रुक जाइए। गिल साहब इंदिरा गांधी की कोर टीम के कारकुन थे, कार्यकर्ता थे, नेता नहीं, कार्यकर्ता थे अशोक जी। हैं, एक दिन सुबह इंदिरा गांधी का मन हुआ, बोले गिल तुम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाओ। बोले जी मैडम। कहा? बोले बाद में आना तो तुमको मंत्री बना देंगे। क्या ऐसा चुनाव आयुक्त चाहते हो ना? चुनाव आयुक्त यही ना, खुल के बोलो यार, क्या हम वैसा वाला चाहते हैं कि हम लोहिया वाहिनी का आजमगढ़ के अध्यक्ष को आज मुख्य चुनाव आयुक्त बना दें, फिर उसके बाद उसको एमएलसी बना देंगे? ऐसा चाहते हो? यही पीड़ा है कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? तो करके देख लो, जब सरकार आए तो कर लेना। ऐसे तो हो नहीं सकती, और ना उत्तर प्रदेश में सरकार आने से ये कर पाओगे महाराज। क्या इसके लिए तो केंद्र में सरकार चाहिए, आ जाए और उतना बड़ा बहुमत आ जाए, तभी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये प्रवृत्ति खतरनाक है अशोक बाबू। क्या जब मैं नहीं कह रहा, शेषन साहब कह के गए
कि राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि शेषन उसको फोन लगाओ मुख्य चुनाव आयुक्त को और डेट्स बताओ जो मैंने फाइनल की, कहो इन्हीं को अनाउंस करे। ऐसा चुनाव आयोग चाहते हो ना आप? यही ना पीड़ा है कांग्रेस की और आपकी कि भाई पवन खेड़ा से क्यों नहीं पूछ रहा चुनाव आयुक्त कि क्या करना है सर, व्हाट इज द मैटर? क्या अच्छा पवन खेड़ा ना पूछे तो कम से कम जयराम रमेश से तो पूछे। इतना भी बड़ा नहीं हो गया भारत का चुनाव आयोग कि जयराम रमेश से भी ना पूछे और सुरजेवाला जी से नहीं। और अशोक जी चाह रहे होंगे कि भाई कम से कम राजेंद्र चौधरी के संपर्क में तो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त, नहीं। उनसे हर दिन सुबह पूछे कि दादा सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा नहीं हमको दंडित किया जाए। ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र का चीरहरण हो जाएगा मित्र। कैसे कैसे जज बना दिए, कैसे कैसे चुनाव आयुक्त तो बना दिए, ये सारा सिजरा खोलूंगा तो बहुत काली परतें उधर जाएंगी। छोड़ दीजिए उन विषयों को। और भारत में चुनाव की प्रक्रिया कैसी थी, कितने रक्त से नहाकर निकलती थी, अशोक भाई किसको याद नहीं? हमको तो याद है, आपको नहीं याद होगा, हमें तो याद है, हमने तो देखा एक पत्रकार के नाते। इंदिरा जी के समय में असम में चुनाव हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस ने कार्टून छापा था, हड्डियों के ढेर, और हड्डियों के ढेर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लेके इंदिरा जी। क्या उस वक्त इंदिरा जी ने नहीं मानी, बोले नहीं कराएंगे इलेक्शन, करा लिया। वो लोग आज कह रहे हैं कि कैसा लोकतंत्र। भैया रत्नाकर जी, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि जिस दिन हम आ गए शपथ के बाद, शपथ में लाठी लेके जाएंगे, इधर शपथ लेंगे, रजिस्टर में दस्तखत करेंगे, उधर कहेंगे ज्ञानेश हाजिर हो। क्या बोलो? तुरंत कानून बदलेंगे और तुरंत सटासट कार्यक्रम शुरू करेंगे। रत्नाकर जी अमिताभ जी, देखिए अगर देश का नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अहंकार दिखता है। और अहंकार तो किस तरह से तानाशाही और अहंकारी पार्टी कांग्रेस रही है, ये पूरा देश जानता है कि इमरजेंसी में लोगों को, लाखों लोगों को जेल में भी ठूसने का काम किया है इसी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में तो अहंकारी हैं, लेकिन अति आत्मविश्वासी जो है वो समाजवादी पार्टी में है। अभी आपने लोकसभा में जो बहस हो रही थी, उस बहस के दौरान अखिलेश यादव जी ने कहा, और बड़े आवेश में कहा, जैसा अभी अशोक यादव जी ने भी कहा कि चुनाव आयोग हत्यारा है, चुनाव आयोग हत्यारा है, ज्ञानेश कुमार हत्यारा है। ये अति आत्मविश्वासी लोग हैं, आवेश में कहते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। मतलब ये कल्पना से परे है और कहीं पे भी यह डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है कि अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं पाएगी। और देखिए ये बहाने हैं इनके हारने के। जनता आज क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य में पूरी तरह से व्यवस्थित हो। जनता ये चाहती है कि राज्य में विकास हो। जनता ये चाहती है कि देश में रोजगार हो, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। जनता ये चाहती है, कहीं पे भी जंगल राज नहीं चाहती है जनता। जनता हमेशा सुशासन चाहती है। और बिहार में आपने देखा कि जनता ने सुशासन पे मुहर लगाया। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव में है 2027 में, उसमें भी जनता इनके पुराने जो कृत्य हैं वो कृत्य को भूली नहीं है। जनता अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ऐसे आतिताइयों जो पैरेलली सरकार चलाते थे वो भूली नहीं है। और इनकी छवि जो है उसी तरह से है जिस तरह से आरजेडी की छवि थी बिहार में। और जनता देखिए 2027 में भी इनको उसी तरह से पटकनी देगी। ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक वाक्य है, अब लिख के रखिएगा। 27 की 27 में देखेंगे। पिछले चुनाव से ज्यादा हमारे विधानसभा में विधायक चुन के आए। ठीक है रत्नाकर भाई, इस बार के 2027 के चुनाव ठीक है। हर पार्टी को ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए। ये उम्मीद पर ही पार्टियां सक्रिय रहती हैं, काम कर पाती हैं। आज लोकसभा में जब अखिलेश जी बोल रहे थे तो बोलते बोलते उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं अपनी स्मृति से, गलत हो तो मुकदमा मेरे ऊपर किया जाए। अशोक भाई, अखिलेश जी ने कहा कि
अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चैलेंज करके कह रहा हूं, ऐसे उन्होंने कहा चैलेंज करके कह रहा हूं, इन बाई इलेक्शन वाली सीटों पर 2027 में अगर भाजपा एक भी सीट जीत जाए तो मैं, और फिर मैं के बाद वो पहुंच लिया और फिर दूसरी तरफ चले गए। क्या बात पूरी नहीं की? मुझे लगा था शायद वो ऐसी शपथ ले लेंगे कि तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं, लेकिन वो तो मैं तक रहे और फिर यू टर्न ले लिया, बोलो छोड़ो, हो गई बात। क्या? अच्छा, मेरी बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि मैंने कहा अखिलेश जी आज गुस्से में है, लग रहा कोई बड़ा वचन ना ले लें, दे दें देश में, लेकिन फिर वो समझ गए कि ना ना मामला ज्यादा हो जाएगा, बोलो छोड़ो, जान दो, जितना ठीक है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, मैं यहां हाउस में खड़े होकर कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, एक भी सीट जीत ले बाई इलेक्शन वाली भाजपा तो मैं, अब इसके बाद देखो हमारे जैसा सामान्य बुद्धि का आदमी तो ये समझेगा कि तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगी, इसी टाइप की बात समझेगा ना। ऐसा तो नहीं कि तो मैं के बाद आदमी क्या फिर मैं गजक खाऊंगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं। मुझे लगा कि क्या हो गया, कई बार आदमी आक्रोश में होता है फिर, लेकिन अखिलेश जी ने संयम वाले नेता का परिचय दिया। वो जान गए कि रपटना है, इधर ज़्यादा आगे जाना ठीक नहीं, इतना ही ठीक है, ज़्यादा आगे जाएंगे तो फिर वचन में बंध जाएंगे। मुझे लगता है कोई जीते कोई हारे, लेकिन भारत का चुनाव आयोग सरकारी बाबुओं के दंड विधान के अधीन नहीं होना चाहिए। सरकार क्या, सरकार पॉलिटिकल सिस्टम है भाई। जो लोग चुनाव से की प्रक्रिया से चुनकर आते हैं सदन में, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वही लोग ने सरकार चलाते हैं। तो खिलाड़ी कह रहा है रेफरी को कि हम तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे खेल के बाद ना, ये कदाचार होगा, ये व्यभिचार होगा चुनाव की शुद्धता के साथ। चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र ही रहना चाहिए। और दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ पावर्स, अधिकारों का पृथकीकरण संविधान का एक मूल अंग है, जिसमें है हमारे संविधान निर्माताओं ने बताया कि तीनों अंग कैसे काम करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें कभी भारत के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने यह प्रस्ताव नहीं किया कि कार्यपालिका की नियुक्तियों में, मेरी बात धैर्य से और अच्छे सुनिएगा, कार्यपालिका की नियुक्तियों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस दखल देंगे या वो भी बैठेंगे उस मीटिंग में, कभी नहीं कहा, नेवर। वो उनका डोमेन ही नहीं। नियुक्ति हो जाए उसके बाद आप उस कोई मुकदमा आए तो आप उस पर सुन लीजिए मुकदमा, लेकिन आप करो मैं नियुक्ति में बैठूंगा, ये अधिकारों का टकराव है, ये ठीक नहीं। हमारा भारत का लोकतंत्र सेपरेशन ऑफ पावर पर ही टिका हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा शक्ति संविधान निर्माताओं ने लोकसभा को दी है। अशोक जी, लोकसभा को, संसद पूरा मत कहिए, लोकसभा, ठीक। राज्यसभा में सरकार नहीं गिरती है, जान लीजिए। संविधान निर्माताओं को पता था कि राज्यसभा में कैसे कैसे लोग आएंगे, तो उन्होंने उसको सरकार गिराने की ताकत नहीं दी। समझिएगा बात, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं। सरकार गिराने की शक्ति केवल हाउस ऑफ पीपल्स में है, जनता के सदन में, जो दैट इज कॉल्ड लोकसभा। लोकसभा से बड़ा कुछ भी नहीं, ना भाजपा की कार्यकारिणी, ना कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी, कुछ भी नहीं। लोकसभा सर्वोच्च है, सार्वभौम है। लोकसभा देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्णयों को भी बदल सकती है। और अशोक जी, एक नई बात और बताते हैं, भारत की लोकसभा को यह अधिकार हासिल है, रवि भाई, इसमें तो किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं, तो जो है वही बता रहा हूं, यह अधिकार हासिल है कि वह किसी भी विषय को, अरविंद जी इससे अवेयर होंगे, किसी भी विषय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा।
वो कानूनी समीक्षा के दायरे से बाहर आ जाएगी चीज। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरविंद जी गलत तो नहीं कहा? ये ताकत बाबा साहब अंबेडकर ने लोकसभा को दी थी। आप चिढ़ते क्यों हो कि जिनको लोकसभा में जनादेश मिला, आप उनसे क्यों चिढ़ते हो भाई? चिढ़ने से कुछ तो होगा नहीं कि ये क्यों दस्तखत कर रहे हैं फाइल पर, तो क्या आप भी करोगे साथ में? ऐसा तो नहीं हो सकता। इंतजार ही करना होगा भाई मेरे। बोले ना 5 फाइल ये कर चुके, कम से कम 2 तो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप सरकार में थे तो आप फैसला कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो फैसला अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे? नहीं ना। नेहरू जी के समय में फैसला कौन, राम मनोहर लोहिया कर रहे थे? नहीं ना। सरकार का जनादेश जिसको मिलता है वो देश की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, ये जान लीजिए, पीपल्स विल। और समग्रता में लोकसभा भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो संविधान का पहला शब्द है कि हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। कोई दूसरा हम पर इंपोज नहीं कर रहा, हम खुद आत्मार्पित कर रहे हैं रवि भाई। तो वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, वो लोकसभा है। और लोकसभा का भी जिस मूल तत्व क्या है? जनादेश। ठीक। ये देश के 150 करोड़ लोग दूध हैं, लोकसभा मक्खन है, उस दूध से निकला एक प्रक्रिया से, और सरकार उस मक्खन से निकला चीज है, मक्खन से भी और ज्यादा सघन रूप जनादेश का। ये स्वीकार करना होगा। अच्छा लगे तो भी अशोक जी, और खराब लगे तो भी। और जो हैसियत लोकसभा की है राष्ट्र में, वही हैसियत राज्यों में विधानसभा की है मित्र। इसलिए चिढ़िए मत, खींचिए मत। और नेहरू जी के शब्दों में कहूं, जो उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुसलमान इरिटेट होता है, अगर नेहरू जी के शब्दों में कहूं तो इरिटेट मत होइए कि ये सरकार में क्यों है, वो सरकार में क्यों है। मेहनत कीजिए, आज जो है वो कल हट जाए, आप आ जाए। जनता को मनाइए, रिझाइए, जनता का भरोसा प्राप्त करिए। रत्नाकर सिंह हट जाएंगे, कोई अमरवेल लेके नहीं आया। लेकिन राजनेताओं का ये दंभ अच्छा नहीं कि जब हम सरकार में आएंगे तो चुनाव आयुक्तों को मुर्गा बना देंगे। ये दंभ अच्छा नहीं, ये दंभ लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ध्यान रखिएगा मेरी बात। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।